मैं चंद्रकला हिंदी अध्ययन विभाग से गोपाल स्वामी पीयू कॉलेज। आज मैं द्वितीय पीयूसी पाठ्यक्रम के हिंदी साहित्य के संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। हिंदी भाषा साहित्य का आधार है साहित्य। साहित्य भावों एवं विचारों का अभिव्यक्तिकरण का माध्यम है। साहित्य पाठ्यक्रम में उसी भाषा के, उसी देश के, यानी किसी भाषा, किसी देश के गद्य, पद्य, लेखों आदि के विचार उसमें सम्मिलित राशि मिलते हैं। तो उसमें उच्च, गूढ़ और स्थायी रूप के विचार भी होते हैं। तो उन्हीं गूढ़, उच्च स्थायी विचारों का सुंदर व्यवस्थित विवेचन साहित्य गौरव में है। तो द्वितीय पीयूसी पाठ्यक्रम का पाठ्यपुस्तक है साहित्य गौरव। तो द्वितीय पीयूसी पाठ्यक्रम में हम लोग दो किताबें रखे गए हैं। उनमें से एक पाठ्यपुस्तक है साहित्य गौरव, उसके आधारित अभ्यास पुस्तिका भी होते हैं। तो बच्चों, पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम लोग साहित्य के कई विधाओं को अध्ययन कर सकते हैं। तो साहित्य किताब में साहित्य के गद्य, पद्य रूप होते हैं। तो गद्य रूप में कहानी होते हैं, निबंध होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, तो जीवनी होते हैं। तो ऐसे साहित्य के कई विधाएं हमें मिलते हैं। तो उनमें से हम लोग पाठ्य पुस्तक के आधार में गद्य के कई रूपों को पढ़ सकते हैं। तो अभ्यास पुस्तिका में इसी गद्य पुस्तक के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कराए जाते हैं। तो साहित्य गौरव में अगर हम लोग किताबों को किस आधार पर बनाए गए हैं ये देखेंगे, तो हम लोग साहित्य गौरव पाठ्यपुस्तक में हम लोग साहित्य के विधाओं को प्रथम सोपान में और द्वितीय सोपान में और तृतीय सोपान में आधारित बनाए गए हैं। तो प्रथम सोपान में हम लोग सीखेंगे तो गद्य के कई रूप मिलते हैं। तो गद्य के कई रूप में कहानी पहला है। तो पाठ्य पुस्तक में दो कहानियां दिए गए हैं। उनमें से पहला कहानी है सुजान भगत। तो सुजान भगत का कहानीकार है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी आज भी हम लोग देखते हैं तो ग्रामीण और सामाजिक परिवेश के कई नाटक, कई उपन्यास, कई कहानियां लिखे हैं। तो प्रेमचंद को इसलिए उपन्यास सम्राट कहा जाते हैं कि उन्होंने 9 उपन्यास लिखे हैं। तो वैसे ही एक कहानी सम्राट भी है, क्योंकि 300 कहानियां लिखे हैं। उनमें से सामाजिक और ग्रामीण परिवेश से आधारित कई कहानियां मिलते हैं। उनमें से गिने चुने कहानियों में सुजान भगत एक ऐसी बढ़िया कहानी है, वो है ग्रामीण परिवेश के सुजान भगत। तो पहला कहानी है सुजान भगत। दूसरा कहानी है चीफ की दावत। डॉक्टर भीष्म साहनी द्वारा रचित यह कहानी आज के वृद्धों की समस्याएं, आज की सामाजिक परिवेश में वृद्धों पर जो शोषण हो रहा है, उन घर संसार के विचारों पर आधारित कहानी माने जाते हैं। तो इसके बाद अगर गद्य के दूसरा रूप देखेंगे तो निबंध है। तो निबंध में कर्तव्य और सत्यता है। निबंध है कर्तव्य और सत्यता। रचनाकार है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी बड़े इतिहासकार हैं। इनके द्वारा रचित कर्तव्य और सत्यता में विद्यार्थियों को, यानी अपने कर्तव्य पर जागरूकता पैदा करने के लिए, अपने कर्तव्यों को जागरूकता से करने के लिए इस पाठ का चयन कर चुके हैं। आगे देखेंगे तो भेंट वार्ता या साक्षात्कार है। गद्य का रूप है भेंट वार्ता या साक्षात्कार। तो भेंट वार्ता साक्षात्कार में देखते हैं तो गंगा मैया से साक्षात्कार।
तो रचनाकार है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। तो आज हमारे वातावरण यानी देश का वातावरण हो या हमारे वातावरण में ऐसा एक प्रदूषण बढ़ चुका है, उस प्रदूषण को मिटाकर एक निर्मल शुद्ध समाज, शुद्ध वातावरण को बनाने रखने के लिए यह पाठ का चयन कर चुके गए हैं। अगला जो है गद्य का रूप आत्मकथा। तो आत्मकथा में हम लोग एक कहानी यह भी देखते हैं। एक कहानी यह भी रचनाकार है यानी लेखिका है मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी अपने खुद की व्यक्तिगत जीवन को, साहित्यिक जीवन को यहाँ दर्शाए गए हैं। आगे देखेंगे तो गद्य का रूप है जीवनी। तो जीवनी में देखेंगे तो भारत रत्न विश्वेश्वरैया। तो भारत रत्न से उपाधित विश्वेश्वरैया जी के व्यक्तिगत जीवन, उसकी ईमानदारी, उनके कर्मयोगी को प्रेरणा देने हेतु यानी बच्चों को उनके जीवनी पढ़ने से प्रेरेपण होने हेतु इस पाठ का चयन किया गया है। आगे देखेंगे तो हास्य और व्यंग्यात्मक कहानी मिलते हैं बोलाराम का जीव। तो प्रसिद्ध हास्य और व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का कई हम लोग उपन्यास देखते हैं, तो इसे व्यंग्यकार यानी व्यंग्यकार हास्यकार इसलिए कहा जाते हैं, इनके कहानियों में ऐसा व्यंग्य गर्भित विचार मिलते हैं। तो इससे आधारित है यानी इस बोलाराम के जीवन में आज के समाज में आम आदमी के जो विवशता होते हैं, लाचारीपन होते हैं, उन विचारों को आधार बनाकर लिखे गए पाठ है। अगला है गद्य का दूसरा रूप यानी यात्रा वर्णन। तो यात्रा वर्णन में किसी स्थान का वर्णन किए जाते हैं। यहाँ ममता कालिया ने लिखे गए चैप्टर का नाम है यात्रा जापान की। यात्रा जापान की इस चैप्टर में जापान के सांस्कृतिक, साहित्यिक और उन लोगों के जनजीवन की शालीनता को दर्शाया गया है। तो इस तरह गद्य भाग में हम लोग देखेंगे तो 8 चैप्टर होते हैं। 8 चैप्टरों के अंतर्गत साहित्य के कई रूपों को दर्शाया गया है। कई रूपों के साथ साथ बच्चों के मन में एक नैतिक शिक्षा देने हेतु इस विचारों को दिए गए हैं। तो नीति शिक्षा यह मिलते हैं कि हमें आज के समाज में बच्चों को कैसे इस जीवन को सफलता के साथ आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सा मूल्यवान गुण होना चाहिए, उन गुणों को गद्य भाग में सिखाया जाता है। आगे देखेंगे तो गद्य भाग है। तो गद्य भाग को हम लोग द्वितीय सोपान भी कहा जाता है। द्वितीय सोपान में यानी पद्य भाग है। द्वितीय सोपान में पद्य भाग को 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। तो 2 भागों में मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता होते हैं। तो मध्यकालीन कविता में मध्यकालीन यानी साहित्य के गतिविधाओं में हम लोग आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल ऐसे विभाजित किए जाते हैं। उनमें से आधुनिक काल के पूर्व जो है रीतिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल की कविताएं मध्यकालीन कविता में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो पहला है रैदास से रचित रैदास बानी। तो रैदास बानी में नीति शिक्षा बच्चों को मिलते हैं। तो इसी आधार पर रैदास बानी कविता को चयन किए गए हैं। अगला जो है सूरदास से रचित कविता का नाम है सूरदास के पद। तो सूरदास के पद में कृष्ण भक्ति मिलते हैं। तो कृष्ण भक्ति के एक सगुण साकार रूप को दर्शाने के लिए इस कविता का चयन किया गया है। आगे देखेंगे तो रहीम के दोहे, रहीम के द्वारा रचित कविता है रहीम के दोहे। यहाँ भी नीति शिक्षा मिलते हैं। अगला कविता है बिहारी के दोहे। तो बिहारी द्वारा रचित है। तो बिहारी लाल ने
कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना दिखाई है, भक्ति दिखा है, और उसके साथ साथ समाज में जो उन्होंने ऐसा वातावरण को देखा है, उसी वातावरण को नीति शिक्षा देने हेतु तो बिहारी लाल के द्वारा रचित बिहारी दोहे को चयन किया गया है। तो इस आधार पर द्वितीय सोपान में हम लोग मध्यकालीन कविता के अंतर्गत नीति शिक्षा आधारित और भक्ति भाव समर्पित एक ऐसी कविताओं को पढ़ाए जाते हैं। आगे देखेंगे तो द्वितीय सोपान के दूसरा रूप है आधुनिक कविता। तो आधुनिक कविता में पहला कविता जो है अधिकार, तो कवयित्री है महादेवी वर्मा। तो अधिकार में वेदना से भरित कविता है, यानी अगर इस जीवन को यानी मर मिटना ही चाहते हैं तो पहले हमें दुख को भोगकर सुख को हमें स्वीकार करना चाहिए। दुख के बिना सुख का अर्थ निरर्थक बन जाता है। इसलिए अगर सार्थक जिंदगी जीना है तो पहले दुख और वेदना का अनुभव करना जरूरी है। इसी आधार पर बने कविता है अधिकार। आगे देखेंगे तो दूसरा आधुनिक कविता है गहने। तो गहने जो है राष्ट्रकवि कुवेंपु द्वारा रचित ओडवेगळु एक कन्नड़ कविता है, तो उसी का अनुवादक रूप ही गहने माने जाते हैं। गहने कविता का अनुवादक है डॉक्टर एम विमला। तो इस कविता में माँ बेटी का संवाद मिलते हैं। तो मनुष्य के जिंदगी में यानी जो चीज़ें महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अनमोल माने जाते हैं, उससे बढ़कर मानव में रहे भावनाएं जो होते हैं, जैसे कि ममता जो होते हैं, प्रेम जो होते हैं, बचपन जो होते हैं, उससे महत्व नहीं होता। यानी सोना चांदी से बने गहने ममता प्रेम और बचपन से बढ़कर नहीं होता। इन्हीं विचारों को हम लोग सीखेंगे गहने कविता के द्वारा। दूसरा कविता है कायर मत बन। तो कायर मत कविता के कवि है नरेंद्र शर्मा जी। तो नरेंद्र शर्मा जी यह मानवता को दर्शाए हैं। आज मनुष्य आधुनिक युग में अपने मनुष्यत्व को खोकर पशुत्व जैसा व्यवहार करते करते कई ऐसे भावनाओं को खो रहे हैं। उन भावनाओं के साथ मानवता को जुड़कर जीवन बिताने के लिए कह रहे हैं। आगे देखेंगे तो एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में यह देखेंगे आज हमारे पर्यावरण जो है प्रदूषण से बढ़ता जा रहा है। उन पर्यावरण में अति सूक्ष्म जीवी है पौधा। तो आज हम लोग वृक्षों को काटकर रास्ते बना रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े भवन बनाते जा रही है। तो उन सबसे बढ़कर अगर हमारे लिए अगर सांस लेने के लिए जो वस्तु चाहिए वो हम लोग खोते जा रही है। तो इसलिए एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष की संवेदन जो भाव है वो देखने जाएंगे। तो आगे देखेंगे तो भारत की धरती, कवि है डॉक्टर पुण्यम चंद मानव। तो पुण्यम चंद मानव द्वारा रचित भारत के कई गुण मिलते हैं। तो भारत की महानता यहाँ दर्शाए गए हैं। भारत की स्थिति, भारत की सांस्कृतिक, भारत की वैविध्यता को यहाँ विविध रूप में वर्णन करते हुए लिखे गए कविता है। अगला कविता है हो गई है पर्वत सी। तो वो गई है पी पर्वत सी। इस कविता का कवि है दुष्यंत कुमार जी। तो दुष्यंत कुमार जी ये कविता जो है कविता नहीं बल्कि गजल है। गजल के द्वारा जो आज के भारत के परिस्थिति के साथ साथ मानव के संवेदन गुणों को भी यहाँ दर्शाए गए हैं। तो अगला जो है तृतीय सोपान, इसे अपठित भाग भी कहा जाता है। यहाँ दो एकांकियां मिलते हैं। पहला एकांकी है सूखी डाली, उपेंद्र नाथ अशोक द्वारा रचित है। तो सूखी ढाली एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है। तो ये सम्मिलित परिवार जो है, इस सम्मिलित परिवार में यह देखने के लिए मिलता है हाँ समाज का राष्ट्र का निर्माण होना है तो एक परिवार जुड़कर रहना जरूरी होता है। एक सम्मिलित परिवार के साथ साथ
पूरे देश का वातावरण को कैसे इकट्ठा करना चाहिए, उसे कैसे निर्माण करना चाहिए, ये सीख जो है इस एकांकी द्वारा हमें मिलता है। दूसरा कहानी जो है प्रतिशोध, ये एक सांस्कृतिक एकांकी है। संस्कृत के महापंडित भारवी, तो उनका महाग्रंथ है भारवीय कीर्तार्जुनीय। तो भारवी के एक जीवन के एक छोटा सा घटना को लेकर यहाँ लिखे गए हैं प्रतिशोध। इसी आधार पर हम लोग एकांकी को पढ़ेंगे। तो अगला जो है हम लोग व्याकरण भाग को देखेंगे। तो व्याकरण भाग में व्याकरण के कई अंश मिलते हैं। वहाँ यानी द्वितीय पीयूसी पाठ्यक्रम में यह देखने के लिए मिलता है तो हमारे लिए वाक्य शुद्धिकरण। तो शब्द रचना सीख चुके हैं। शब्द रचना के साथ वाक्य रचना के साथ साथ वाक्य को अशुद्धिकरण के बिना यानी शुद्ध वाक्य बनाने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये व्याकरण अंश में देखेंगे। दूसरा जो है रिक्त स्थान भरिए। तो पाठ से आधारित रिक्त स्थान होते हैं, तो यहाँ रिक्त स्थान भरना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो मुहावरा। तो मुहावरा जो है कई ग्रामीण परिवेश में आधार से बने हुए शब्द होते हैं। इसका अर्थों को जोड़कर लिखने के लिए मुहावरा सिखाएंगे। आगे लिंग, इसके साथ काल का परिचय देंगे। काल में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को सूचनानुसार कैसे बदलता जाता है उसके बारे में जानकारी हम लोग देंगे। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी विभिन्न शब्द होते हैं, उसका एक शब्द बनाना होता है। तो जन्म से अंधा, इसका उदाहरण मिलता है जन्मांध। तो जन्म से अंधा शब्द दिए जाते हैं तो उसका उत्तर में आपको जन्मांध लिखना होता है। इसके बाद देखेंगे तो उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिसके आदि में जुड़ने से विशेष अर्थ निकालते हैं, तो उसी को हम लोग उपसर्ग कहेंगे। तो यहाँ उपसर्ग में हम लोग उपसर्गों को जोड़कर कैसे लिखे जाते हैं वो सिखाएंगे। आगे है प्रत्यय। तो प्रत्यय में शब्द के अंत में जुड़े हुए शब्दों को कैसे विच्छेद करके लिखे जाते हैं उसके आधार पर हम लोग बच्चों को सिखाएंगे। तो इस तरह व्याकरण अंश में हम लोग वाक्य शुद्धिकरण, रिक्त स्थान, मुहावरा, लिंग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय को सिखा सकेंगे। आगे देखेंगे तो रचना भाग। तो रचना भाग में निबंध लेखन और पत्र लेखन होते हैं। बच्चों को यहाँ दो में से एक चयन करने का अवकाश मिलता है। तो अगर पत्र लेखन में पूरा सफलता के साथ लोग लिख सकते हैं तो पत्र लेखन को चुन सकते हैं। अगर निबंध लेखन में वे परिपूर्ण है तो निबंध लेखन का चयन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अपठित गद्यांश होते हैं। गद्यांश के साथ साथ 5 वाक्य यानी 5 प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। इसके बाद अनुवाद होगा। अनुवाद में कन्नड़ और अंग्रेजी में वाक्य देंगे। कन्नड़ और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो इस तरह साहित्य गौरव पुस्तक के साथ साथ व्याकरण भाग भी जुड़ित है, रचना भाग भी जुड़ित है। तो इस पाठ्यक्रम को हम लोग 100 अंकों के लिए सीखना होगा। 100 अंकों में अगर हम लोग गद्य भाग में कितने अंक आ जाएंगे ये देखेंगे तो 25 अंक होते हैं। तो 25 अंक में देखेंगे तो पूरा आपको गद्य भाग है। तो गद्य भाग में अगर प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे तो अगर आपको 1 अंक का 6 प्रश्न होते हैं तो 6 अंकों के लिए 6 प्रश्नों का उत्तर लिखकर 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 3-4 वाक्य के 6 अंक होते हैं। यहाँ आपको 5 प्रश्न देंगे, 3 प्रश्नों को चुने जाएंगे। 1 प्रश्न के लिए 3 अंक होगा। इस तरह 9 मार्क्स के लिए 3-4 वाक्यों का चयन करके लिखना होगा। तो इसके बाद अगर देखेंगे तो हम किसने किससे कहा तो 4 अंकों के लिए होते हैं। वो भी आपको गद्य भाग से आधारित
प्रश्न ही आ जाएंगे। इसके बाद ससंदर्भ व्याख्या। ससंदर्भ व्याख्या में हम लोग देखेंगे तो यह 6 अंकों के लिए होते हैं। कुल मिलाकर आपको 4 प्रश्न देंगे, उसमें 2 प्रश्नों को चयन करके लिखना होगा। तो इस तरह 25 अंकों के लिए गद्य भाग होगा। पद्य भाग में 6 प्रश्न 1 अंक वाला होगा। 6 मार्क्स आपको 6 अंक 2, 3, 4 वाक्यों के होगा और 8 अंक ससंदर्भ व्याख्या के लिए होगा। आगे देखेंगे तो अपठित भाग में 5-5 मार्क्स के 2 प्रश्न होंगे। यहाँ 4 प्रश्न देंगे, 2 प्रश्नों को आपको चुनकर लिखना होगा। तो इसके साथ आपको 5 मार्क्स 1 अंक वाला प्रश्न होगा। इस तरह 15 मार्क्स के लिए अपठित भाग का चयन कर सकते हैं। अगला होगा व्याकरण भाग। व्याकरण भाग 25 अंक के लिए होते हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण 4 मार्क्स, मुहावरा 4 मार्क्स, रिक्त स्थान 4 मार्क्स और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 3 मार्क्स और वैसे ही लिंग 3 मार्क्स, काल 3 मार्क्स। इस तरह प्रत्यय 2 अंक और उपसर्ग 2 अंक। तो इस तरह व्याकरण भाग में कुल मिलाकर 25 अंक के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगला जो है रचना भाग। रचना भाग के अंतर्गत निबंध लेखन या पत्र लेखन में अगर एक चयन करेंगे तो 5 अंक। उसके बाद गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर लिखेंगे तो 5 मार्क्स और आगे अनुवाद के लिए यानी कन्नड़ और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 अंक। तो इस तरह कुल मिलाकर 100 अंकों के लिए हम पाठ्यक्रम का तैयारी करके परीक्षा का सामना करना होगा। तो इसी आधार पर हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दे चुकी हूँ। धन्यवाद।